बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। बानी पीटीआई ने सियासी बिसात पर एक नई चाल चल दी है। बानी पीटीआई ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बाद खाली होने वाली अपोजिशन लीडर के ओहदों पर नामजदगियां कर दी है। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान नचकजई और सेनेट में आजम खान सवाती को नामजद किया है। पार्टी जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर से मुतालिक आगाह किया। बानी पीटीआई की जानिब से महमूद नचकजई की नामजदगी को पीटीआई लीडरशिप को चार्जशीट करने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, साबिक स्पीकर असद कैसर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर और आमिर डोगर समेत पार्टी के 80 से ज्यादा अरकान को इस अहम तरीन ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। सवाल यह है कि क्या पीटीआई का कोई भी लीडर इस काबिल नहीं था कि बानी पीटीआई को महमूद खान नचकजई का सहारा लेना पड़ा, जो अपनी जमात पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के वाहिद रुकन कौमी असम्बली है। कहीं बानी पीटीआई एक और सियासी गलती तो नहीं करने जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेख वकास अकरम की तरह महमूद खान नचकजई के नाम पर भी हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक पैदा हो जाए? तजियाकारों के ख्याल में हुकूमत कभी भी अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान नचकजई के नाम पर मुत्तफिक नहीं होगी। डेडलॉक पैदा हुआ तो अपोजिशन लीडर का अहम तरीन ओहदा खाली पड़ा रहेगा। यूं बानी पीटीआई का यह फैसला हुकूमत को वॉक ओवर देने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला पीटीआई के गले पड़ चुका है। हुकूमत को यह सूरत हाल सूट करती है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली रहे, लेकिन पीटीआई के लिए यह फैसला सियासी खुदकुशी साबित हो सकता है। सियासी तजियाकारों के मुताबिक बानी पीटीआई को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि इस फैसले से पार्टी के अंदर भी पहले से मौजूद कंफ्यूजन मजीद बढ़ जाएगी। इस तरह के फैसलों की वजह से पीटीआई की एहतजाजी तहरीकों में वो दमखम नजर नहीं आ रहा जो पहले होता था। पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। तवातर के साथ पार्टी लीडरशिप पर कॉम्प्रोमाइज होने के इल्जामात भी सामने आते रहे। पार्टी रहनुमा एक दूसरे को चोर नजरों से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने किस समत में और किसके पीछे चलना है। इसकी एक झलक सेनेट इलेक्शन में भी नजर आई, जब पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात की वजह से पीटीआई को सेनेट की एक कीमती नशिस्त दूसरी जमातों को देना पड़ी। सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि पार्टी को मुत्तहद रखने के लिए जरूरी है कि बानी पीटीआई अपने फैसलों पर नजरसानी करें, अपनी पार्टी लीडरशिप पर एतमाद करें, क्योंकि अगर वो पार्टी लीडरशिप पर एतमाद नहीं करेंगे तो कारकुन किस तरह से उनके पीछे चलेंगे। दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार है। जब नाअहलियों का सीजन शुरू हुआ तो इसी दौरान अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत है कि ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जमात हिस्सा नहीं लेगी। एक तरफ कहा जाता है कि अलीमा खान का पार्टी के सियासी मामलात और फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर उनकी जानिब से ऐसे सियासी ऐलानात पार्टी लीडरशिप और कारकुनों को मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। अलीमा खान के बयान की वजह से पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत के हवाले से कोई फैसला नहीं कर पा रही, लेकिन दूसरी जानिब खबर है कि पीटीआई ने एजाज चौधरी की खालिद नशिस्त पर उनकी अहलिया को सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट जारी कर दिया है। यह फैसला पार्टी के अंदर पाए जाने वाली कंफ्यूजन को जाहिर करता है, यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन का बाइकआउट लेकिन सेनेट इलेक्शन में शिरकत। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का हतमी फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत से होगा। पार्टी में यह राय पाई जाती है कि मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। किसी और को जगह दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ राय ये है कि फायदा क्या इस किस्म के इलेक्शन लड़ने का। ये दोनों तरफ की राय है, ये दोनों राय रखी जाएंगी इमरान खान साहब के सामने और फिर वो फैसला करेंगे। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। कानून के मुताबिक ट्रायल करो। अदालती महाज से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग की वजह से मुलतवी कर दी गई है। समाअत शुरू हुई तो मोमिन प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो आज नहीं आ सकते, लिहाजा केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि कल समाअत रख रहे हैं, कल देख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि 9 मई अपीलों पर कई बार प्रोसिक्यूटर ने समाअत इल्तवा का शिकार बनाई, कम से कम हमें अपने दलाइल अदालत में देने की इजाजत तो दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम आपसे पहले इस्तगासा को सुनेंगे, इस्तगासा को पहले इस पैमाने से गुजरना पड़ेगा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। समाअत के दौरान अदालत ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया और कहा हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे।
पीटीआई में चल क्या रहा है। पार्टी के अंदर से लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होने के इल्जामात लग रहे हैं। महमूद खान अचकजई की नामजदगी से लगता है कि बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप एक पेज पे नहीं है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीटीआई रहनुमा और मियांवाली से रुकन कौमी असम्बली उमैर न्यासी साहब। जी उमैर न्यासी साहब, क्या वजह है कि बानी पीटीआई ने किसी पार्टी रहनुमा की बजाय अपोजिशन लीडर का एक अहम तरीन ओहदा है उसके लिए महमूद खान अचकजई साहब को नामजद करना पड़ा है? क्या अब पार्टी में कोई रहनुमा इस आम ओहदे के लिए मौजूद नहीं था? आप नहीं समझते इस तरह के फैसलों से पार्टी में कोई बददिली पैदा होगी या पार्टी के अंदर मजीद तकसीम पैदा होगी? अच्छा, बदली से ज़्यादा मैं समझता हूँ ये फ़ैसला अभी उजलत में किया गया है। अगर आप फैसले का तनाजुर देखें, हम ऑलरेडी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन है उसको ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, और स्टे किसने लिया है? उमर अयूब खान ने लिया है। तो जब हम कह रहे हैं कि स्पीकर का इक़दाम गलत है तो हम उसी इक़दाम को इन अ वे खुद इंडोर्स करने जा रहे हैं अगर हम नई नामजदगी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी पहले हमें उस रिट का आउटकम देखना चाहिए कि उमर अयूब के बारे में क्या पेशावर हाई कोर्ट कहती है। क्या स्पीकर ने ठीक किया? स्टेटस को ऑर्डर मौजूद था? क्या स्पीकर नेशनल असेंबली उनको डीसीट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे? अगर इसका तयन हो जाए उसके बाद का स्टेप ज़रूर है कि जी अपोजिशन लीडर नॉमिनेट होना है, हाउस में जिसकी अद्दी तादाद ज़्यादा हो, अमूमी राइट उसका होता है और उन्हें फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम हमें ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले तक जो है ना, इस पे जो है ना उस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं जिन्होंने आज अनाउंस किया ये बात, थोड़ी उन्होंने जल्दी कर दी? मेरे ख्याल से देखिए, जल्दी उन्हें तो कन्वे हुआ होगा ना, उन तक तो मैसेज आया, मगर मेरे ख्याल से खान साहब को किसी ने ब्रीफ नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा कि पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिट पेंडिंग है और स्टेटस को ऑर्डर मौजूद है। तो अभी तो हमें अपनी पूरी लड़ाई टूथ एंड नेल तक लड़नी चाहिए कि देखिए उमर अयूब अगर डिस्क्वालीफाई हुए वो किसकी वजह से हुए? वो इमरान खान के साथ खड़े होने की सज़ा पाई है ना। तो अगर उन्होंने उस सज़ा पाई है तो थोड़ा सा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, और जब तक उनकी तमाम लीगल रेमेडीज़ एग्जॉस्ट नहीं होती हमें अपने साथी, अपने कॉमरेड के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक। वैसे हमने माजी में देखा था कि अपोजिशन लीडर के लिए ना शेख वकास अकरम के नाम पर डेडलॉक पैदा हुआ था और फिर तवील अरसे तक ये अहम ओहदा खाली भी रहा था। तो आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत महमूद खान अचकजई के नाम पर मुत्तफिक हो जाएगी, क्योंकि अगर ये मैसेज वाकई कन्वे हुआ है सलमान अकरम राजा साहब को? देखें वो तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, मगर प्रैक्टिस यही होती है कि जिसकी तरफ से ज़्यादा सिग्नेचर सबमिट हो जाए, जिसे ऑपोजिशन का एतमाद हासिल हो, उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए। मगर जैसा आप पिन पॉइंट कर रहे हैं कि उमर अयूब साहब के वक्त में 2-2.5 महीने ये प्रोसेस इल्तवा का शिकार रहा और उसे गैर ज़रूरी लिंगर ऑन किया गया। तो अब भी ये ज़ाहिरी बात है, इस तरह के हरबे तो होते हैं हुकूमती साइड के पास, वो लिंगर ऑन करते रहते हैं। मगर उससे देखें फ़र्क क्या पड़ेगा? बुनियादी तौर पे तो देखें अभी की अपॉइंटमेंट्स तो ना हुकूमत करना चाह रही है। अगर करना चाह रही होती तो वो पहले की इलेक्शन कमीशन की समरी मूव कर लेते, कुछ डिस्कशन लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ शुरू हो जाती। वो तो हुआ ही नहीं, वो इस तरह का कोई प्रोसेस करना ही नहीं चाहते। ठीक। अच्छा, और आपके पास इस तरह की कोई इतलात है? क्योंकि कल ज़राए के ज़रिए ये ख़बरें चल रही थीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तो आपके पास ये खबर है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब राज़ी हो गए इस बात पे? क्योंकि अलीबा खान साहब के बकौल उन्होंने कहा था कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, जो इतलात आई हैं वो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी को इख्तियार दिया है कि इस चीज़ पे डिलिबरेट करके वो डिसाइड करें, और आज रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, वो इस पे फाइनल फ़ैसला लेंगे। क्योंकि पार्टी के अंदर देखें खान साहब की ट्वीट सर आंखों पे उन्होंने डिसाइड किया था, मगर जो लोग खुद विक्टिमाइज़ हुए हैं इन अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, वो खुद इस इलेक्शन का हामी है। वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में हमें जो है ना गवर्नमेंट को खुला मैदान नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहे बेशक फॉर्म 47 करे, जिस तरह की पकड़ धकड़ करें, मगर हमें मैदान में उतरना चाहिए। हम इनको ईजी राइड नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर न्याजी हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। कराची की गैर मामूली बारिश, पानी में डूबी सड़कें और परेशान हाल शहरी। हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। कराची की सड़कों पर बारिश के पानी में तैरती गाड़ियां देखकर यूं लगा जैसे समंदर में कश्तियां तैर रही हों। ये बात तब हकीकत बन गई जब कई इलाकों में ईदी की इमदादी कश्तियां कराची की सड़कों पर चलती नजर भी आईं। अवाम की बेबसी, हुक्मरानों की कारकर्दगी पर कई सवालात छोड़ गई। मोटरसाइकिल के पीछे कमसिन बच्चे के साथ बैठी खातून के बारिश के पानी में सर के बल गिरने के मनाजिर हुक्मरानों पर चार्जशीट है।
टावर, आई चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल पर FTC, PAF म्यूजियम के करीब भी बरसाती पानी जमा है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा के मकाम पर भी बारिश की नकासी ताहाल न हो सकी। गवर्नर हाउस के ऐवान सदर रोड पर भी पुलिस लाइन तक पानी भरा हुआ है। खरादर, एम जिना रोड पर बोल्टन मार्केट के अतराफ और जामे सिंध मदरसतुल इस्लाम में भी ताहाल पानी जमा है। शहर में जिधर जाएं जिधर देखें पानी ही पानी है। ईसा नगरी के करीब सड़क पर ताहाल घुटनों बरसाती पानी जमा है। मुख्तलिफ इलाकों में खराब होने वाली गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हैं। शहर में बारिश के दौरान करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई है। इस सूरत हाल में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 40 मिलीमीटर बारिश शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, सवाल यह है कि 17 साल से सूबे में आपकी हुकूमत है। नर्सरी के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चीन, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन में हालिया तवाकुन सैलाबों की मिसाल देते हुए कहा कि यह सब आलमी माहौलियाती बहरान का हिस्सा है। मुराद अली शाह साहब, आप मौसमियाती तब्दीली के पीछे छुपकर अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। मौसमियाती तब्दीली कल नहीं आई। आप 2016 से वजारत आला के मजे ले रहे हैं। 2020 में जब शहर डूबा था तब भी आप वजीर आला थे। जुलाई 2022 में जब शहर कायद अर्बन फ्लड की जद में आया था, उस वक्त भी मुराद अली शाह साहब आप ही वजारत आला के मनसब पर बैठे थे। आज आपका मेयर कह रहा है कि शहर का नकासी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश का बोझ उठा सकता है। इतने बरसों में आपने शहर के नकासी, आपके निजाम की बेहतरी के लिए कोई इंतजामात क्यों नहीं किए? इससे इनकार नहीं है कि आप और आपकी टीम फील्ड में मौजूद है, लेकिन इससे गरीब आवाम का जो नुकसान हो गया, इसका क्या, वो कहा जाए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आवाम को बताया था कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कराची की परेशान हाल शहरियों को नई नवीद सुनाई है कि बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। शहर के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध अपनी नाकामियों का एतराफ करते हुए भी नजर आए। कहा, हमारी भी कोताहियां होंगी, लेकिन हुकूमत काम कर रही है। ये माहौलियाती तब्दीली। कल कराची में बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है। उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है। वहाँ पे 200 मिलीमीटर की कहते हैं बारिश हुई है। मुंबई की एवरेज बरसात कराची से 10 गुना ज्यादा होती है और मुंबई डूबा हुआ है इस वक्त। बड़ी मैंने बातें सुनी आपकी, बहुत ही एहतराम के साथ आपकी मीडिया के इंतजामिया तैयार नहीं थी, पता भी था बारिश हो रही, फिर भी सड़कों पे पानी है और हम इसको बुरा नहीं मानते। ये कहना मेरे ख्याल निहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। अगर कुछ नहीं किया होता तो ये सारी चीजें इंतजामिया के काम करने से हुई ना। ये नाला बह रहा है, साफ हुआ तभी बह रहा है। अच्छा, अगर नाले साफ नहीं किए होते तो मेयर साहब बड़े ही शानदार आदमी है कि 12 घंटे में उन्होंने सारे नाले साफ कर दिए, पानी निकल गया। ये सुपरमैन ने 12 घंटे में काम किया है, ये 4-5 घंटे। ईदी के सरबराह फैसल ईदी ने हुकूमत और इंतजामिया को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। BBC से गुफ्तगू करते हुए फैसल ईदी ने कहा, कराची में जितनी नई सोसाइटियां बनी हैं, इन्होंने नाले नहीं बनाए तो बारिश की सूरत में सड़कें नाले बन जाती हैं। पूरी मास्टर प्लानिंग को तबाह कर दिया गया है। फैसल ईदी ने कहा कि हर साल इन्हीं जगहों पर नाले भरते हैं जहां सबको पता है वो मसला वहीं का वही है। नालों के रास्ते सोसाइटियों ने बंद कर दिए हैं। 100 फीट के नाले डिफेंस में 40 फीट के कर दिए गए हैं और इन पर बंगले बना दिए गए हैं। नालों की जगह जब बंगले बन जाएंगे तो यही होगा। बारिश की सूरत हाल पर गुलकार तलहा अंजुम ने एक्स पर पोस्ट पे तंज करते हुए कहा कि कराची वालों, घबराना नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बारिश के दौरान बहाली के कामों पर मीडिया को ब्रीफ किया। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर मीडिया वालों को कोई मसला नहीं तो वो बैठे हैं, बारिश के दौरान भी बात करेंगे। ताहम इस दौरान बारिश का सिलसिला तेज हो गया तो बिलाखिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। शदीद बारिश के बायस कराची में मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजों का शेड्यूल दूसरे रोज भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। जिना टर्मिनल से ऑपरेट होने वाले अंदरूनी मुल्क की मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी परवाजें भी ताखीर से ऑपरेट हुई हैं। ज़राए के मुताबिक बारिशों के बायस मुसाफिरों की बहुत कम तादाद एयरपोर्ट पहुंच सकी है। हत्ता कि एयरपोर्ट पर तैनात PAA और एयरलाइंस अमले की बड़ी तादाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकी। दूसरी जानिब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और सिंध अलर्ट के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, सक्खर और इनके मुल्हका इलाकों में मुख्तसर वक्त में 50 से 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास में शदीद बारिशों और नाकिस नकासी आब की वजह से शहरी सैलाब का खतरा बरकरार है। ठट्टा, बदीन, जामशोर और दादू के अजला में अचानक सैलाब की भी पेशगोई की गई है। शहर कायद की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM रहनुमा
फारूक सत्तार साहब। आज सुबह से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उनकी, और कराची के हालात को शायद उनसे बेहतर कौन जानता है। फारूक सत्तार साहब, कराची शहर एक बार फिर डूबा है। एक तो इस वक्त की सूरत हाल से मुतालिक आप अपडेट कर दें, तो उधर तो सब अच्छा है कि तमाम सड़कें भी क्लियर हो गई और बहुत कुछ चीज़ें क्लियरेंस के हवाले से बताया जा रहा है। मेयर कराची से बात करें तो वो कहते हैं कि शहर का नकासी आपका निज़ाम जो है ना, वो दरअसल 40 मिलीमीटर तक का डिज़ाइन है। बारिश ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से तबाही हुई है। देखें, मैं पहली बात तो ये कहूँ कि आधा घंटे का विज़िट अगर शहर का और वो भी शारे फैसल का हो, तो शारे फैसल तो सिर्फ कराची नहीं है ना, और उसके बाद अपने आप को एक ऐसा उज़्र गढ़ा जाए, एक ऐसा जवाज़ क्रिएट किया जाए कि नालों की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर की है और बारिश 200 मिलीमीटर हुई है, तो नाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं सह सकते, और ये निकास मुमकिन नहीं है। मेरे ख़्याल में ये लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। कराची के आवाम को, शहरियों को मामू बनाया जा रहा है। एक बार फिर शहर तो फिर डूब गया ना, और पूरा शहर डूबा। और इस तरह था कि हम 6-6 घंटे का विज़िट कर रहे हैं, हम साहिल पे खड़े होके अपने ये सो कॉल नाम नहाद जो निजात दहिंदा होने चाहिए, कराची KMC के जो करता धरता हैं, बल्दियात के जो सूबाई हुकूमत के करता धरता, तो मैं तो ये शेर पढ़ता रह गया कि साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। अबे भाई, मेरे डूबने का पूरा मंजर तो देख लो, फिर चले जाना। और बहाना बना रहे हो कि 40 मिलीमीटर। यार क्या, किससे बात, हाइड्रोलिक इंजीनियर से पूछे, अगर शहर का कचरा 18 टाउन रोज़ाना बाकायदगी से उठाए ना, तो सलमान हैदर 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी वाले नाले 400 मिलीमीटर की बारिश को 2-3 घंटे के अंदर साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, 40 मिलीमीटर तो तुम्हारा फ्लो कम होगा तो 3 घंटे काफ़ी हैं, 3 घंटे में चला जाएगा पानी। लेकिन कचरा तो नहीं उठ रहा ना, तो टाउन नहीं उठा रहे, तुम नहीं उठा रहे, यूसीज नहीं उठा रही, जो बल्दिया का सेटअप है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल देना। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, पंजाब ले लें, खैबर पख्तूनख्वा ले लें, वहाँ एक मिथ है कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। आज से 1.5-2 साल पहले हमने पाकिस्तान के हवाले से नहीं सुना। कराची में कहते हैं कि जी 40 मिलीमीटर तक की बारिश का सेटअप है हमारे पास, वो भी चले समझ आ गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बात की पीपल्स पार्टी से तो वो कहते हैं जी माजी में तो इनके भी तो शहर कायद में मेयर रहे हुए हैं ना, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन जिम्मेदार है? मैं उस पॉलिटिकल गेम में तो जाना ही नहीं चाह रहा ना कि आप किसके तादी है किसके नहीं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो पेश करूंगा ना, मैं एक जायजा तो पेश करूंगा। आप और मीडिया और आवाम फिर फैसला करें कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। 17 सालों से बिला शिरकत खैर सूबाई हुकूमत पर जो एक बदतरीन बदउनवान हुक्मरानी है, वो बिला शिरकत खैर वसाइल, ज़मीनें, इख्तियारात, सिस्टम, बिल्डिंग कंट्रोल, पोर्शन माफिया, मतलब ये सारा इसके पीछे किनके नाम आते हैं, कौन लोग हैं? कोई ऐसी भी ढकी छुपी बात नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं जानते या मुल्क के जो करता धरता है वो नहीं जानते, उन्होंने भी इशारे दिए, सबकी चीज़ें सामने आ चुकी। तो मेरे भाई, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यहाँ इनका झूठ, यहाँ इनके झूठे उज़्र बहाने वो बर्स्ट हुए हैं, वो फट गए हैं, इनके दावों की कलई खुल गई है, इनकी पोल पट्टियाँ खुल गई हैं। मैं नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहता, और अकेला मुर्तज़ा वहाब या मेयर जिम्मेदार नहीं है। 18 टाउन भी हैं, जिसमें 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं, 3 टाउन PTI के हैं। तो भाई, अगर वो कचरा उठा लें वक्त पर, ये तो नाले साफ कर भी देगा, और कुछ नाले साफ किए, लेकिन नालों में अगर दोबारा बारिशों का पानी कचरा ले जाए सारे पूरे कराची की गलियों मोहल्लों का, तो नालों ने तो ब्लॉक होना है, ब्लॉक हो गए, और जाहिर है कि सैलाब आ गया, अर्बन फ्लडिंग हो गई। तो अब ये भी तो एतराफ़ करें, किसी पर जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर डालें, अपनी गलती को माने और उसका एतराफ़ करके माफ़ी मांगे। और गवर्नर सिंध बेवसीला, बगैर वसाइल के, बेख्तियार, MQM पाकिस्तान बेवसीला बेख्तियार सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर गवर्नर सिंध थे। अल्हम्दुलिल्लाह साबिक मेयर के तौर पर मैंने जिम्मेदारी लेके MNA के तौर पर मेरे सारे MNAs, MPAs और मेरे कारकुनान जहाँ जहाँ मुमकिन था वो पानियों में थे, मोहल्लों में थे, गलियों में थे। बिल्कुल, ये वीडियोस हमने देखे भी, ये वीडियो
जिधर जिधर जो काम कर ये विजुअल्स हमने देखे भी। अगर सिर्फ कराची से हट के बात कर ले ना सर, ऑन द होल सिंध की बात करें, हैदराबाद सक्कर की बात करें, तो बाकी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है। आप फोर्सी क्या करते हैं, क्योंकि आज और कल महकमा मौसमियात कह रहा है कि शदीद बारिशों का अलर्ट है। अगर इसी तरह बारिश जारी रही और कहा गया कि 40 मिलीमीटर की गुंजाइश है, तो हालात को किस तरफ ज्यादा देख रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को मामू बनाना छोड़ देना, मत धूल झोंके ना लोगों की आंखों में। 40 मिलीमीटर क्या, तुम रोजाना की बुनियाद पे निगरानी करो, अपने जिम्मेदार उनका फीडबैक लो, कितना टन, 12,000 टन कचरा पैदा होता है, उससे भी ज़्यादा। और कैपेसिटी वहाँ भी कह दो कि कैपेसिटी कम है। तो भाई 17 सालों से जो सूबाई, देखे ना NFC में फंड्स मिलते हैं सूबों को, अब ये जंगल का बादशाह है, बच्चा दे अंडा दे, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। ना कराची को वसाइल मिलते हैं, ना हैदराबाद को, ना सक्कर को, ना मीरपुर खास को, ना नवाबशाह, ना लाड़काना, ना कश्मीर, ना जैकोबाद। कहीं पर भी बारिश होगी यही हाल होगा, क्योंकि मेयर को उस तरह इम्पावर किया नहीं जा रहा। हमारी जो आईनी तरमीम है उससे पास करके बराह रास्त वसाइल मरकज से मेयर को दें, तो कम से कम हम एक आदमी का गिरेबान पकड़े ना। हमें भी पिंग पोंग की तरह नचाया जाता है वहाँ सूबाई हुकूमत, वजीर। अब वो मुर्तज़ा तो नहीं कहेगा ना कि वजीर आला और वजीर बल्दियात की मुझे वो सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए। अब देखें ना, रेन इमरजेंसी सेंटर बनना था, KMC के हेड ऑफिस में बना, एक हॉटलाइन आवाम को दी जानी चाहिए थी, दी नहीं दी। और लोगों को कोई बताए कि इतने लोग, इतने बॉबकैट, इतने स्कैवेंजर, इतने एक्सकावेटर एक्सकावेटर हमारे पास हैं और यहाँ होंगे, यहाँ जाके आप ले सकते हैं। मतलब इतने गटर के ढकने हमने तैयार कर लिए, अगर कोई निकल गया तो हम उसको रख लेंगे। ये नालों की बर वक्त फौरी सफाई करनी हुई, क्रेनें इतनी है, लोगों को तो आपने एतमाद में लिया नहीं, रेन इमरजेंसी सेंटर बनाया नहीं। फिर क्या वजीर आला ने क्या रेन रिलीफ फंड पैकेज एडवांस में कुछ दिया आपको, 1 अरब 2 अरब रुपए कराची को? और अब जबकि दौरा कर लिया तो क्या कोई 10-15 अरब का ऐलान किया कराची के लिए? अरे इसका मतलब तुमने तय कर लिया कि कराची तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे बदतर सोतेलिमा से बदतर सलूक में, इम्तियाज़ में तुम्हारी जो नज़र, कराची सिंध का हिस्सा तुमने अलग कर दिया। हम नहीं मांग रहे, हम नहीं कह रहे कराची को अलग करो, लेकिन तुम्हारे रवैये, पॉलिसी, इक़दाम बेहिसी, लाताल्लुकी, मुजरिमाना गफलत, और जो तुमने ना रेन रिलीफ फंड एडवांस में दिया, ना रेन रिलीफ पैकेज बाद में दिया, कारोबार तबाह, सारी मार्केटों में, दुकानों में पानी, अरबों रुपए का माल तबाह हो गया लोगों का, लोगों के गरीबों के घरों में पानी। मैं गया यारू गोट, यूसुफ गोट, अल्लाह वाली, सेक्टर 4B 4C मेरा हल्का है, बाकी मैं शाहराहों से गुजरा हूँ तो सब जगह पानी भरा, वहां भी पानी भरा, कह रहे निकाल दिया पानी। कराची के लोगों का बारिश के बाद के हालात और जिम्मेदारों का तयन फारूक सत्तार साहब करते हुए नजर आए थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल सैयद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सुमेता साहिबा, जरा ये बताइएगा कि शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? MQM के जो रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, वो तो सिंध की हुकूमत के हवाले से और बल्दियाती हुकूमत के हवाले से वो तो बाकायदा चार्जशीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो कहते हैं मेयर कराची को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उनके बारे में क्या ही कहा जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, मैं खुद जो है विजिट पर थी, मैंने पूरा मतलब गाड़ी में बैठ के हर रोड, हर वो नाप ली कि मैं कोई ऐसी चीज मुझे मिल सके जिसके ऊपर मैं खुद एज गवर्नमेंट बोलूं कि जी मेयर साहब ये काम करा दें, ये करा दें। लियारी जैसा इलाका भी जहाँ पे लोगों का परसेप्शन होता है कि काम नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, मैंने पूरा विजिट किया है, पंपिंग स्टेशंस देखे हैं, बड़ी बड़ी उनकी शाहराएं देखी हैं, छोटी गलियां देखी हैं, वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। कंप्लेन सेल देखा है, लोग अवाम भी मुतमईन है, सारी चीजें हैं। फारूक सत्तार को तो चाहिए ना दिखाएं कैमरे की आंख से, हर एक के पास कैमराज हैं, ये सब है। पूरा शहर जो है वो क्लियर हो चुका है। इतनी ज्यादा बारिश आई है अनएक्सपेक्टेडली, जो वो है, देखें क्लाइमेट चेंज इज वेरी रियल, और क्लाइमेट चेंज का हमसे ज्यादा किसको पता होगा। 2022 के सैलाब जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने देखे, भुगते, और उसके बाद जो है उसके ऊपर काम भी किया गया, रेजिलिएंट घर बनाए गए, 21 लाख घर दिए गए। कराची की जो कल की सिचुएशन थी वो फर्स्ट स्पेल आपको भी पता है 3 घंटे तक चला, फिर उसके बाद सेकंड स्पेल आया, और वो सेकंड स्पेल जो है वो घंटों तक, रात तक, लेट नाइट तक रुका नहीं। जहां बारिश इतनी ज्यादा होती है ऑब्वियसली वहां पे डी वाटरिंग में टाइम लगता है, क्योंकि बारिश को रुकना पड़ता है। जब बारिश रुकती है तो ही बल्दियाती इदारे जो है अपना डी वाटरिंग का काम शुरू करेंगे। आज आप सुबह से शहर देखेंगे, लेट नाइट से आप शहर देखें,
सुबह से वो हो गया। अभी तो सेकंड बारिश, आज सेकंड डे है, बारिश वापस शुरू हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। जब बारिश गिरी होती है, जब बारिश पड़ रही होती है, तब ऑब्वियसली आप डी वाटरिंग का काम नहीं कर सकते। अच्छा समिता साहिबा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि जो कराची का जो सीवरेज सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर बारिश हो ना वो हैंडल कर सकता है। यहाँ 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो अर्बन फ्लडिंग का ये चैलेंज पहली बार तो नहीं है ना। 2019 में भी आप ही लोगों ने फेस किया था, 22 में भी आप लोगों ने फेस किया था, तो कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे तैयारी नहीं थी, क्योंकि मनाजिर बहुत खौफनाक है। देखिए तैयारी है, देखिए वो जाहिर बात है, जितनी अमाउंट की बारिश हुई है तो वाकई में कल का मंजर देखना, और लोग जिस तरह स्ट्रैंडेड थे। देखिए गवर्नमेंट ने बार बार ये बोला था कि अपने ऑफिसेज, अपने घरों में आप रहिए और बारिश में आप ना निकलिए। आज भी जो है आप देखें, थोड़ा सा आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई बात कर रही है या गवर्नमेंट जो है आम तातील कर रही है तो वो सीरियसनेस को रखते हुए कर रही है। आज भी रोडों पे बहुत सारी गाड़ियां थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला कि पब्लिक हॉलिडे दी गई थी, फिर भी लोग जो है रोडों पे नजर आ रहे थे, और जब रोडों पे निकलते हैं और बारिश होती है तो स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज शाम तक इतनी वो बारिश नहीं हुई। अभी बारिश ने वापस से इंटेंसिटी पकड़ी है कुछ इलाकों में और बारिश वापस से शुरू हुई है। लेकिन लोगों से भी यही अवेयरनेस रेज करनी है कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो प्लीज अपने घरों में रहें। आपकी सेफ्टी जो है वो सिंध हुकूमत की अव्वल दर्जी होती है। आप घरों में रहें, सेफ रहें। जब इदारे अपना काम, बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हों, ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक की सिचुएशन होती है, रोड पे लोग फंसे हुए होते हैं, तो मशीनरी भी अपना काम नहीं कर पा रही होती, क्योंकि आपको अपनी सारी एफर्ट्स जो हैं वो लोगों की रेस्क्यू और लोगों के उसमें लग जाती हैं। तो रिक्वेस्ट यही होती है कि जब हैवी रेनफॉल हो तो प्लीज अपने घरों में रहिए ताकि अमला अपना काम कर सके। और जिस तरह कराची के मेयर ने काम करके दिखाया है, जिस तरह कराची के बल्दियाती इदारों ने काम करके दिखाया है, KMC ऑन ग्राउंड मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड मौजूद है, आपके UC चेयरमैन ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक में कराची में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पानी खड़ा हुआ हो। बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत समिता सैयद हमसे बात कर रही थी। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद खित्ते का तवाजुन हर गुजरते लम्हे के साथ बदल रहा है। मोदी सरकार की अस्करी और सफारती नाकामियों के बाद चीन के साथ बातचीत पर आमादगी शिकस्त का वाज़ेह एतराफ है। हमने देखा कि कल तक चीन को आंखें दिखाने वाला भारत किस तरह चीनी वजीर खारजा को वेलकम करने पर मजबूर हो गया। अब मोदी जी 31 अगस्त को SCO इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग जाएंगे। 2014 में चीनी सदर शी जिनपिंग मुआशी ताउन बढ़ाने के लिए नई दिल्ली गए, लेकिन मोदी जी को इज्जत रास न आई। सदर शी जिनपिंग का हाथ झटक कर ट्रंप की गोद में जा बैठे। 2019 में अमेरिकी सदारती इलेक्शन के दौरान ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया, लेकिन 2025 में व्हाइट हाउस में पहुंचने वाले ट्रंप के तेवर बदले हुए हैं। चीन की तरह भारत को भी ट्रंप की टैरिफ वार का सामना है। अमेरिका चीन के साथ मामलात बराबरी की सतह पर कर रहा है, लेकिन भारत के साथ इसका रवैया इंतहाई सख्त है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ न सिर्फ बढ़ाकर 50% कर दिया है, बल्कि 25 अगस्त से होने वाले तजारती मुज़ाकरात भी मंसूख कर दिए हैं। ऐसे में चीन और भारत की कुर्बतें कुछ अजीब नहीं, लेकिन बात कुछ और है। दर हकीकत चीन पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के किरदार और इनकी जानिब से चीनी बाशिंदों पर बढ़ते हमलों पर नाराज है। तजियाकारों का ख्याल है कि चीनी वजीर खारजा का दौरा भारत का मकसद मोदी सरकार को कुछ खास पैगाम देना भी है। चीनी वजीर खारजा भारत के दौरे के बाद अफगानिस्तान पहुंचे, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीनी वज़राए खारजा का सह अफ्रीकी इजलास हुआ। इजलास में फरीकैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। सियासी, मुआशी और समाजी ताउन पर भी बातचीत की गई है। बाजोड़ में फितरतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन सरबकफ के तनाजुर में अफगानिस्तान में सह अफ्रीकी इजलास को अहम करार दिया जा रहा है। मई में चीन में होने वाले सह अफ्रीकी इजलास के बाद अफगान हुकूमत ने कलअदम TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां की थी, लेकिन फिर यह सिलसिला रुक गया था। अब बाजोड़ में 800 से ज्यादा अफगान दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात के बाद ऑपरेशन सरबकफ शुरू किया गया है, जो फितरतुल खवारिज और इनके सरपरस्तों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि इन्हें अब पाकिस्तानी सरजमीन पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चंद रोज कबल सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम दिया था कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करें। अफगानों पर साल साल तक मेहरबानी और एहसानात किए, इसका बदला उतारने की बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। भारत और अफगानिस्तान के बाद चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना मोदी और उनके हवारियों के लिए पैगाम है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।
चीनी वजीर खारजा ने 18 और 19 अगस्त का 2 रोजा भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर, मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल के अलावा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उनके जाती घर पर मुलाकात की। चीनी वजीर खारजा ने अपने हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में दो टोक पैगाम दिया कि चीन और भारत को एक दूसरे को दुश्मन या खतरा समझने की बजाय शराकतदार के तौर पर देखना चाहिए। भारत और चीन एक मुश्किल दौर से गुजरने के बाद ताल्लुकात को मुस्बत समत में ले जाना चाहते हैं। चीनी वजीर खारजा ने जोर दिया कि इख्तलाफात को तनाज़े में और मुकाबले को तसादुम में तब्दील नहीं होना चाहिए। चीनी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि गुज़िश्ता साल काज़ान में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से भारत और चीन के ताल्लुकात में बाहमी वफादात और हसास अमूर में जज्बात के एहतराम की बुनियाद पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम काबिल एतमाद और तामीरी ताल्लुकात खित्ते और दुनिया में अमन व खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। भारतीय मीडिया और हुकूमत चीनी वजीर खारजा के इस दौरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज़राए के मुताबिक चीनी वजीर खारजा वांग यी का दौरा भारत के लिए सफारती शर्मिंदगी और परेशानी का बाइस बना है। ज़राए कहते हैं कि चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान में चीनी मंसूबों पर रॉ के बराह रास्त दहशतगर्दी के हमलों के नाकाबिल तरदीद इंटेलिजेंस सबूत भारतीय क़यादत के सामने रखे हैं। चीनी वजीर खारजा की सिफारती प्रोटोकॉल से हटकर रॉ और प्रॉक्सीज के मास्टरमाइंड मोदी के एडवाइजर अजीत डोवल से खसूसी मुलाकात भारत के गले पड़ गई है। ज़राए के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने चीनी प्रोजेक्ट्स पर दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस रॉ के अफसरान और अहलकारों के नामों की फहरिस्त सबूतों के साथ सरेंडर मोदी के सामने रखी है। यही नहीं, चीनी वजीर खारजा ने कलदम BLA, मजीद ब्रिगेड और TTP को रॉ की फंडिंग और असले की फराहमी के तमाम खुफिया तफसीलात भी सामने रखी। तजियाकारों का कहना है कि चीन पायदार और मुस्तहकम ताल्लुकात को फरोग देने के लिए तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती। चीन ने भारत से ताल्लुकात की बहाली को खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के खात्मे से मशरूत किया है। चीनी वजीर खारजा ने अपने दौरे में दो टोक पैगाम दिया कि भारत को चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए चीनी मंसूबों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां बंद करना होंगी। भारत को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दों की पुष्पनाई से भी दस्तबरदार होना होगा। ज़राए के मुताबिक सरेंडर मोदी की तरफ से अपने घर पर चीनी वजीर खारजा के एजाज में खसूसी दावत के मौके पर भारतीय क़यादत नजरें चुराती रही है। पाकिस्तान भारत की तरह कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक बैलेंस लेकर चल रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। यही वजह है कि एक तरफ चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया में आज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के चर्चे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की सफारतकारी और अमेरिका से ताल्लुकात पर मजमून में लिखा कि ट्रंप का दोबारा अमेरिकी सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुक्काम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के हालिया दौरों को ताल्लुकात में एक नए पहलू की इलामत करार दिया है। अमेरिकी अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर की तलाश के मुश्तरका मंसूबों को सराहा। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने इस्लामाबाद के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में मजीद करीबी ताउन का वादा किया। अमेरिका की जानिब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। मजमून में यह भी लिखा गया कि भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई है। चीनी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान को दोनों ममालिक में ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान के बढ़ते किरदार के तनाजुर में देखा जा रहा है। इसका इजहार कराची में चीन के कौंसल जनरल योनविंग योंग एक तकरीब में मौजूद थे। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि दुनिया में यकतरफापन, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और तसल्लुत पसंदी बढ़ रही है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमूर में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करे। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि दोनों मुल्क मुत्तफिक हैं कि मसला कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती कौंसल की करारदादों और दो तरफा मुआहदों के तहत पुरअमन तौर पर मुनासिब अंदाज में हल किए जाएँ। चीनी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से कबल इस किस्म के जज्बात का इजहार दोनों ममालिक के ताल्लुकात की गहराई को जाहिर करता है। खित्ते में चीनी वजीर खारजा की मसरूफियात और दौरा पाकिस्तान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार अली सरवर नकवी साहब। अली साहब, ये चीनी वजीर खारजा पहले भारत गए और आज काबुल में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वजीर खारजा की बैठक, इस सारी मूवमेंट को खित्ते के तनाजुर में आप कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इससे जाहिर ये होता है कि चीन अब हमारे खित्ते के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी
यानी कि स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम में दिलचस्पी रख रहा है और उसमें वो हरकत में आया है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का जो ट्राइलैटरल फोरम है, सह फरीकी एक फोरम है, वो उसको चीन ने एक्टिवेट किया है और उसकी मीटिंग वो काबुल में कर रहा है। यानी अफगान हुकूमत वो उसकी मेजबानी कर रही है। तो ये पहले बीजिंग में हुई थी मीटिंग, अब काबुल में हो रही है, फिर इस्लामाबाद में होगी। और ये तीनों मुल्क यहाँ के मसाइल, खास तौर पे दहशतगर्दी के मसाइल, टीटीपी की हरकतें, बीएलए की हरकतें, इन सब पे गौर फिक्र करते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे ये दहशतगर्दी रोकी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस खित्ते के अमन और सलामती के लिए बहुत ही मुफीद एक रास्ता इख्तियार किया हुआ है चीन ने, और उसमें पाकिस्तान उसकी पूरी हिमायत करता है। उसके बाद चीनी वजीर खारजा वांग ई साहब जो हैं, वो बहुत एक लायक और दाना वजीर खारजा हैं, जो बड़े जमाने से चीन के खारजा उमूर के महकमे को देख रहे हैं। वो फिर पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में जो बाहमी ताल्लुकात की बातें हैं उस पर वो गुफ्तगू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि दो बातें होंगी, एक तो इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम की बातें होंगी और दूसरे पाकिस्तान चीन के बाहमी ताल्लुकात की बातें होंगी। दोनों बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तान ने इस चीज का खैर मकदम किया है कि चीन ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं समझता हूँ ये काफी मुफीद साबित होगा और आगे चलकर इसका बड़ा फायदा होगा, असर होगा और यहाँ के लिए बेहतरी आएगी। अच्छा अली साहब, एक तो भारत को सख्ती का सामना है प्यूटन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, दूसरी तरफ उसका कहीं ना कहीं टिल्ट वाज़े तौर पर महसूस भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो फ़िज़ाई रास्ते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, उनको भी बहाल कर दिया गया है। कुछ अशिया के ऊपर पाबंदी थी, उनको भी बहाल कर दिया गया है चीन के हवाले से। दूसरी तरफ खबर यह है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के सामने चीनी बाशिंदों पर हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए हैं, जो पाकिस्तान पर करते रहे माजी में। भारतीय मीडिया को तो मैं कोई अहमियत नहीं देता हूँ। वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। तो वो गैर जिम्मेदार मीडिया है, बहुत गैर जिम्मेदार मीडिया है। तो वो खुश हो रहा हो या नाराज हो रहा हो, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो उसका खैर मकदम कर रहे हैं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है, तो हकीकत जो आप कह रहे हैं बहुत मुमकिन है कि ऐसे ही हुए, ऐसे ही है कि वो चीन ने उनके सामने सबूत रखे होंगे कि भारत ने बहुत से दहशतगर्द ग्रोहों को, तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया है, उनको पैसे देते हैं और उनकी एक तरह से पजीराई करते हैं। तो वो चीन को सबूत मिल गए होंगे और वो उनके सामने पेश कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी ऐसा है तो अभी चीन भारत से उसके बड़े कशीदा ताल्लुकात हैं, तो शायद वो चाह रहा हो कि उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करके बहुत सी चीज़ों का की वजाहत हासिल करे। अच्छा अली सर नकवी साहब, क्या ये कहने में हक बजानिब है कि भारत और चीन के दरमियान ये जो कुर्बत वाली बात बढ़ रही है, या कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है ये कहीं ना कहीं ट्रंप के वो जो टैरिफ वॉर है जिस पे दोनों ही शिकंजे में है, चाहे चीन हो चाहे भारत हो, ये उसी मुकाबले की कोई कड़ी तो नहीं है? कुर्बत तो आप अस्यूम कर रहे हैं ना, आप ये आपका एक कयास है कि वो कुर्बत है। कुर्बत नहीं है, चीन और भारत की कुर्बत नहीं हो सकती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई हकीकत है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के जो दहशतगर्दी के जो की मुहिम है उसके बारे में चीन भी, उसको भी उतनी तशवीश है और वो अपने तरफ से एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मुल्क है। वो
अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि चीनी वजीर खारजा पहले भारत गए और आज काबुल में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़राए खारजा की बैठक भी है। आप इस सारी मूवमेंट को खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में किस तरीके से देखते हैं? जी, खासी जो है वो इवॉल्विंग सिचुएशन है इस वक्त इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि जब से ये दूसरे टेन्योर में मोदी साहब आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो उसका तो उनका नारा था सेकंड इलेक्शन कैंपेन में कि इस बार 400 पार। तो 400 पार क्या करते हैं वो इस 200 से भी तकरीबन 200 के करीब आ गए, और वहां से लेके अब तक इनकी तमाम एफर्ट्स डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एक ही है कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी जो लॉस्ट उनकी एक पोजीशन थी इंडिया के अंदर, ये इंटरनेशनली उसको रीगेन किया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर हमने देखा कि अप्रैल मई के अंदर जो ऑपरेशन बुरहान मरसूस संदूर के जवाब में हुआ, वहां पे मार खाई, और उससे पहले जो लोकल लेवल के ऊपर सिखों के साथ, किसानों के साथ, तमाम के साथ उन्होंने लड़ाई मोल ली, और अब इंटरनेशनली वो आइसोलेशन का शिकार हुआ, क्योंकि रॉ का असली चेहरा वो दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ। और उसमें कनाडा में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में प्लॉट देख लें, नीचे कतर में देख लें, यूके में देख लें, तो हर जगह से एक्सपोज हुआ। अब जब उस एक्सपोज होने की सूरत में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के जो सबूत पाकिस्तान देता चला आया था, वो भी दुनिया ने बाय किए, और बड़ी सीरियस अप्रोच के साथ ट्रंप इंतजामिया ने खास करके और रेस्ट ऑफ दुनिया ने आम तौर पर इंडिया को शक के निगाह से देखा, और जो पाकिस्तान को आइसोलेशन करने के चक्कर में था वो खुद आइसोलेट हो गया। अभी आप देखें तो इस वक्त जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं पॉलिटिकली, ये डिप्लोमेटिकली, ये मिलिटरीली, वो तमाम की तमाम इंडिया की नाकाम हुई है, और अब वेस्ट ने उसको छोड़ दिया। जो 2010 ब्रिगेडियर साहब, अहमद सईद साहब, जरा मजीद भी एक दूसरा भी एस्पेक्ट है ना तस्वीर का। भारतीय मीडिया और हुकूमत जो है वो चीनी वजीर खारजा के दौरे को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये खबर है कि चीनी वजीर खारजा ने भारत के सामने, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब के सामने, पाकिस्तान में होने वाले चीनी बाशिंदों पर हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बोंगी साहब जो है वो इंतहाई मंजे हुए जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, और जब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया तो उसने लुक ईस्ट की जानिब वो अप्रोच अपनी अपनाई थी, और इस सिलसिले में उसने चाइना के साथ रब्ता किया। अब चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन चाइना के साथ जैसे कि हमारी सूची दोस्ती है, तो तमाम के तमाम डोजेस उनके साथ पाकिस्तान शेयर कर चुका है, और जो यहाँ पे CPEC का जो फेज 1 था उसको, जो उसकी इंडिया की प्रॉक्सीज ने उससे खासा नुकसान पहुंचाया, दो कि पाकिस्तान ने उसको खासी हद तक काउंटर भी किया था। तो लिहाजा अब एक अनडिप्लोमेटिक वे ऑफ लाइक, अगर एक फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं तो अजीत डोवल को मिलवाया गया, जबकि जो उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं शर्मा साहब, उनको नहीं मिलवाया गया अभी, लेकिन उनको मिलवाया गया, लेकिन एट द सेम टाइम अजीत डोवल को ही मिलवाया गया, और अजीत डोवल के सामने उन्होंने तमाम वो हकीकतें रखी कि जो इस वक्त वो ना सिर्फ चाइना बल्कि दीगर मेजबान जो वो ममालिक हैं पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि जिनके डायरेक्ट लिंक जो है वो इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं चाइना के साथ, तो उनके सामने बिल्कुल ठोस शवाहिद रखे गए, डोजियस रखे गए, रॉ वालों के नाम रखे गए, वेपन्स, तमाम चीजों जब रखे गए हैं, तो एक सिंगल पॉइंट डिमांड चाइनीज ने की है कि जब तक आप चाइनीज इंटरेस्ट को वहां पे अटैक करने से बाज नहीं आएंगे, अपनी प्रॉक्सीज को नहीं रोकेंगे, तो आप जो चाहते हैं कि चाइना के साथ आप रवाबित माशी जो बहाल कर सकें या उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके बगैर ये नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इस खित्ते में माशी एक्टिविटीज बहाल होंगी, बल्कि इसके साथ साथ साउथ एशिया में अमन भी बहाल होगा चाइना की इस पॉलिसी की वजह से। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अहमद साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।